प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पूरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आज हमारा मकसद इस एनपीएस की पाठशाला के जरिए यही है कि एनपीएस के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमसे पूछे जाते हैं उन सवालों के जवाब हम शो के ज़रिए आपको दिलाएं। और हमारे साथ इसके लिए ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तौर पर आप खुद सक्षम रहें, इसके लिए अभी से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब जागो तभी सवेरा। भारत सरकार की एक शानदार पेंशन स्कीम है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक ऐसी स्कीम है जहां आपको रिटायर होने के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है ताकि आप अपनी तमाम आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। और इसके आज अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। अनंत गोपाल दास ईडीपीएफआरडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, एक ऐसा शो जहां पर हम निवेशकों को आर्थिक तौर पर जागरूक रखते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे अपने निवेश से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो आज एनपीएस की जो हमने पाठशाला लगाई है, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूं इस पे जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं उससे लेकर। एनपीएस एज अ प्रोडक्ट अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट कहाँ कहाँ मिलती है, पहले तो हमें ये बता दीजिए। नमस्कार और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, बेसिकली जो नेशनल पेंशन सिस्टम की स्कीम है उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है दोनों जगह पे। एक आपको जब कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे आप एक्यूमुलेशन स्टेज पे आपको बेनिफिट मिलता है, और जब आप स्कीम से निकलते हैं दैट इज वी कॉल एग्जिट, वहां मिलता है। अब कंट्रीब्यूशन स्टेज पे कैसा मिलता है कि जैसे टैक्स बेनिफिट एक हमारे जो नॉर्मली हम जानते हैं 80cc में 80C का बेनिफिट मिलता है टैक्स में 1.5 लाख तक। एनपीएस भी इसमें कवर है, तो आप एनपीएस में जमा करके 1.5 लाख के अंदर 80C की बेनिफिट ले सकते हैं। और एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है जो कि 50,000 का है, वो सिर्फ एनपीएस के लिए मिलता है। वो अंडर सेक्शन 80cc(1)(b) में मिलता है, और ये पर्टिकुलर सेक्शन एनपीएस के लिए ही लागू है और किसी प्रोडक्ट के लिए लागू नहीं है, जबकि सरकार ने इसको एनपीएस के लिए उपलब्ध कराया। और दूसरा है कि जैसे एम्प्लॉयर हमारे एनपीएस पे जो योगदान करते हैं, तो जो एम्प्लॉय उनकी होते हैं उनकी 10% ऑफ द बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं वो छूट मिलता है। हालांकि पिछले बजट पे इसका एक कैप भी उन्होंने घोषित किया था, वो है लगभग अप टू 7.5 लाख पे एनपीएस या बाकी जो प्रोडक्ट है सारे की छूट उसी पे कवर होगा। और एम्प्लॉयर जो कि इसमें जमा करते हैं एम्प्लॉय की बिहाफ पे, उनको भी वो भी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन टुवर्ड्स द बिजनेस एक्सपेंसेस। तो ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को ये एक विन विन सिचुएशन क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉय को भी मिलता है, एम्प्लॉयर को भी मिलता है, और वो एग्जिट पे जॉइन करते हैं। अपना एग्जिट पे क्या आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है? अभी जैसे हमारा एनपीएस को अभी ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज वी कॉल एग्जेप्ट, जो पहले नहीं था। ये कुछ साल पहले ही ये घोषित हुआ है। और उसमें क्या होता है, जैसे लमसम अमाउंट आदमी विड्रॉ करता है तो हमारे एनपीएस में प्रोविजन है 60% ऑफ दी कॉर्पोरेट जो भी अमाउंट बनता है कंट्रीब्यूशन से, उसको कैश ले सकता है, और वो कैश जो लेगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिमेनिंग 40% उसको एन्युटी पे ही देना पड़ेगा। एन्युटी इज नथिंग बट ए पेंशन इंस्ट्रूमेंट। तो एन्युटी में जो 40% जमा होगा उसमें भी एन्युटी की ज्वाइन करते हो कोई टैक्स नहीं है। और जो एन्युटी खरीद करते हो पेंशन मिलने के लिए जो एन्युटी खरीद करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उसमें जीएसटी भी लगता है, बट एनपीएस की सब्सक्राइबर को हम एक एक करके आते हैं अनंत जी, हम एक एक करके आते हैं तमाम पहलुओं पर। तो पहला तो मुझे बेसिकली यही समझना था आपसे कि किस तरह से 80C के तहत और 80CCD के तहत अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख के बाद अतिरिक्त 50 लाख की जो छूट मिलती है आप उसे ले सकते हैं। अगला सवाल जो मुझे आपसे समझना है वो ये है कि 60 साल की उम्र के बाद किसी को अगर पैसे निकालने हो तब किस तरह से टैक्सेशन लागू होती है, कितना
आपको बिना टैक्स के विड्रॉ करने का मौका मिलता है और उसके बाद जितना आप एन्युटी में कन्वर्ट करते हैं वो राशि कितनी है, उस पर कितना टैक्स लगेगा? मैं वहीं पे कह रहा था कि आप जब वो एग्जिट करते हैं एनपीएस से 60 साल के बाद 60% वो कैश निकाल सकते हैं। जो उनकी कॉर्पस बनेगा उसमें से वो 60% कैश निकाल सकते हैं और ये जो 60% का कैश है इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा और 40% उनको मैंडेटरीली एन्युटी में लगाना पड़ेगा जिसमें कि पेंशन मिलेगा। वो 40% जो अमाउंट है उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो 60% में भी टैक्स नहीं लग रहा है, 40% में भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि एग्जम्प्ट मतलब इसमें कोई टैक्स की प्रोविजन नहीं है। अनंत जी, 40% का जो मैं एन्युटी खरीदूंगी उस पे तो मुझे टैक्स लग के पैसे मिलेंगे ना, कि वो भी मुझे बिना टैक्स के मिलेगा? वो भी टैक्स लगाते वक्त नहीं लगेगा, लगाते वक्त टैक्स नहीं लगेगा, मगर जो एन्युटी आपको मिलेगा आपके हाथ में जो पेंशन आएगा वो नॉर्मल आपको जैसे टैक्स लाते हैं उसमें लगेगा। कुछ आपका कोई भी पेंशन प्रोडक्ट लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर और ये जो टैक्स नियम है, मुझे ये समझना है कि सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, सब पर एक ही तरह के नियम है कि अलग अलग नियम है? नहीं, सबको एक ही तरफ से नहीं हो। ठीक है। अनंत जी, हमें ऐसे हमारे शो पर बहुत सारे सवाल आते हैं एनपीएस को लेकर, जहां पर लोगों को ये जानना होता है कि सरकारी कर्मचारी के लिए और एक प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या फ़र्क है एनपीएस स्कीम में। एक होती है ऑटो चॉइस और एक होती है एक्टिव चॉइस। अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं एनपीएस के तहत, जो आप अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के मुताबिक उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मैं सरकारी कर्मचारी के लिहाज से समझना चाहूँ तो एनपीएस स्कीम का स्ट्रक्चर कितना अलग है अनंत जी प्राइवेट एम्प्लॉय के मुकाबले? देखिए, बेसिक डिजाइन ऑफ एनपीएस इज सिमिलर टू बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। सो एनपीएस प्रोडक्ट हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये है कि एनपीएस जैसे जिन्होंने जो भी एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मैंडेटरी है, जो स्टेट गवर्नमेंट एनपीएस पे ज्वाइन किए हैं उनके लिए वो मैंडेटरी है, जो कि कॉर्पोरेट सेगमेंट में ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। जो कॉर्पोरेट उसको मैंडेटरी करना चाहे उनके एम्प्लॉयज के लिए वो मैंडेटरी होगी, अदरवाइज ये वॉलंटरी रहेगी। जिसको ज्वाइन करना है, पहले क्या होता है, कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद वो ये ऑप्शन एम्प्लॉय को दे देता है कि आपको अगर एनपीएस पे ही ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। इन एडिशन टू द ईपीएफ स्कीम जो उनकी ऑलरेडी चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स का ईपीएफ स्कीम है, तो उनके साथ इन एडिशन टू दैट दे ऑफर दिस एनपीएस आल्सो ए रिटायरमेंट सॉल्यूशन, रिटायरमेंट प्रोडक्ट। तो बेसिक डिटेल में कोई फर्क नहीं है। बट अगर आप मुझे पूछेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज मैंडेटरीली एनपीएस पे कवर होते हैं 2004 की बात, और स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास भी है, वो आप दूसरे डिफरेंट डेट्स पे लोग ज्वाइन किए हैं, तो उनकी एम्प्लॉइज तो मैंडेटरी हो गए। कॉर्पोरेट्स में अगर देखा जाए, हमारे पास लगभग 12,000 कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एनपीएस प्रोवाइड करने के लिए उनकी एम्प्लॉइज को। और अभी अगर आप मुझे पूछेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय एंटरप्राइज भी हमारे पास ज्वाइन किए हैं। लगभग 61 पब्लिक सेक्टर सीपीएससी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने भी एनपीएस एडॉप्ट किया है और उनकी एम्प्लॉइज भी हमारे पास आए हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े सीपीएससी भी हमारे पास आज की डेट पे एनपीएस पे ज्वाइन कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर आप मुझे पूछे तो एनपीएस का बेसिक डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, हाउ यू एडॉप्टेड इट। हाँ। तो अनंत जी, अगर हम पेंशन फंड मैनेजर्स की बात करें तो जो विकल्प एक प्राइवेट एम्प्लॉय के पास है वही एक सरकारी कर्मचारी के पास भी होंगे। पेंशन फंड मैनेजर्स का चयन करने का, चुनाव करने की जो आज़ादी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो दोनों तरह के कर्मचारियों के पास है, सरकारी और प्राइवेट? यस, दोनों के लिए। ओके, ऑलराइट। तो चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल जिसका हमने जवाब दिया है कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, तो एनपीएस स्कीम के स्ट्रक्चर में और उसकी ऑफरिंग में, उसके फीचर्स में किसी भी तरह के बदलाव है नहीं। जो छोटे मोटे बदलाव है वो अनंत जी ने समझाए। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझनी है, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस, इसको लेकर
लोगों में कंफ्यूजन रहता है आनंद जी। सबसे पहले ऑटो चॉइस क्या होती है और एक्टिव चॉइस क्या होती है, शुरुआत इससे करते हैं, क्योंकि लोगों में ये समझ थोड़ी सी कम है कि किस तरह के निवेशक को ऑटो चॉइस में जाना चाहिए, किस तरह के निवेशक को एक्टिव चॉइस एनपीएस के तहत इसका चुनाव करना चाहिए। देखिए, मैं डिटेल ऑफ ऑटो चॉइस क्या होता है, एक्टिव चॉइस क्या होता है बताऊंगा, बट बेसिकली मैं इससे शुरू करना चाहूंगा कि ऑटो चॉइस क्या है और एक्टिव चॉइस क्या है। ऑटो चॉइस ये है कि आपको एक ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन दिया जाएगा कि ये आप ऑप्शन चूज करिए और आपको अपने आप वो इन्वेस्ट होते जाएगा। यू नीड नॉट वरी फॉर द इन्वेस्टमेंट पार्ट। बट एक्टिव चॉइस में क्या होता है, ये पर्टिकुलरली उन्हीं सेगमेंट के लिए होता है जो इस चीज को समझते हैं, ट्रैक करते हैं और रिटर्न कैसा रहा, क्या रहा, मतलब जिसको इस पर्टिकुलर फील्ड पे नॉलेज है वो एक्टिव चॉइस से नॉर्मली आते हैं। अब ऑटो चॉइस, जैसे मैंने बताया कि ऑटो चॉइस किस सेगमेंट के लिए लागू है और एक्टिव चॉइस किस सेगमेंट के लिए लागू है। तो अगर मुझे आप पूछेंगे ऑटो चॉइस पे एक्टिव चॉइस पे क्या होता है, देखिए एक्टिव चॉइस पे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम जहाँ हमारे पेंशन फंड मैनेजर जहाँ इसको लगाते हैं, निवेश करते हैं, वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक इक्विटी होता है जिसको हम एक्टिव एसेट क्लास बी वो कहते हैं। एक सी होता है जिसको हम कॉर्पोरेट बॉन्ड को हम कहते हैं कि एसेट क्लास सी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम कहते हैं एसेट क्लास डी। और एक लास्ट ऑप्शन हमने दिया है, एक ऑल्टरनेट एसेट पे भी वो लगा सकते हैं और उसका जो लिमिट है ये चारों का मैं आपको बता देना चाहूंगा। एसेट क्लास इक्विटी में मैक्सिमम 75% को लगा सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में आप बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप 100% तक चूज कर सकते हैं और एसेट क्लास में मैक्सिमम 5% आप चूज कर सकते हैं। जो सब्सक्राइबर बेसिकली क्या होता है, ये सब्सक्राइबर ऊपर में है कि वो क्या चूज करते हैं। पेंशन फंड मैनेजर्स खुद अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं देते हैं, बेस्ड ऑन दी सब्सक्राइबर्स ऑप्शन पेंशन फंड मैनेजर्स को मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई सब्सक्राइबर कहता है कि मैं 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना चाहता हूँ, फाइन, the pension fund manager will invest in the market in the government security for up to 100% for that particular subscriber. So these are the basically active choice जिसमें कि सब्सक्राइबर खुद डिसीजन लेता है मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ई में इन्वेस्ट करना है, सी में इन्वेस्ट करना है, डी में इन्वेस्ट करना है और ए में इन्वेस्ट करना है, टू दी लिमिट फिक्स, इससे ऊपर नहीं कर सकते। और ऑटो चॉइस में क्या होता है, ये सब्सक्राइबर का फंड 3 एसेट क्लास में डिवाइड हो जाता है, ई सी जी, equity, corporate bond or G with a similar proportion, say 33, 33, 34. Then what happens, this investment pattern remains till the age of 35 years same. 35 years के बाद वो equity level, equity percentage धीरे धीरे घटना चालू होता है। आप अगर देखिए हमारे पास 3 स्कीम होता है, एक कंजर्वेटिव होता है, एक मॉडरेट होता है, एक एग्रेसिव होता है। ये नाम जैसे बता रहा है, उसी तरह कंजर्वेटिव मतलब मैक्सिमम आप 25% इक्विटी में लगा सकते हैं और मॉडरेट पे 50% इक्विटी पे लगा सकते हैं मैक्सिमम, और एग्रेसिव जो लोग एग्रेसिवली डिसीजन लेते हैं तो वो 75% तक जा सकते हैं। बट ये क्या होगा, 35 इयर्स के बाद एलसी 25 जो कंजर्वेटिव साइकिल है वो 1% के साथ घटते जाएगा और मॉडरेट लाइफ साइकिल में वो 2% के साथ घटते जाएगा और एग्रेसिव लाइफ साइकिल में ये 4% तक घट जाएगा। इसके पीछे ये वो है कि व्हाई दिस रिडक्शन, मे बी द मोर यू अटेन द एज your equity exposure should get little reduced. That is the basic idea of whole reduction. So ये basically ऑटो ये जो लाइफ साइकिल फंड्स को दिया हुआ है, this is for the people who would like to go for their own choice. But एक्टिव चॉइस वही लोग करना चाहिए जो कि ट्रैक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईच एसेट क्लास को और एफिशिएंटली एक्टिवली एलोकेट करेंगे उनकी और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। ऑटो चॉइस उनके लिए है जो
इतना अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, उनके लिए मैं कहूंगा कि ऑटो चॉइस इज द बेस्ट। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर आपने काफ़ी विस्तार से हमको समझा तो दिया है, लेकिन ऑप्शंस तो आपने बताए हैं, लेकिन निवेशकों को किस तरह की स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए अनंत जी, ये अगर आप उदाहरण के तौर पे हमको समझा के अगर बता सकें। कोई अगर 25 साल का शख्स एनपीएस खरीद रहा हो, कोई अगर 40 साल का खरीद रहा हो, या अगर कोई 50 साल का शख्स खरीद रहा हो, इन 3 उम्र के जो मैंने आपको पड़ाव बताए हैं, किस तरह के निवेशक को एक्टिव या ऑटो चॉइस का चयन करना चाहिए? अगर किसी ने ऑटो चॉइस ले ली है तो क्या उसको एक्टिव में तब्दील वो कर सकते हैं तो साल में कितनी बार कर सकते हैं, जरा बताएं। जी बताएं। देखिए, पहले जो आपकी सवाल है, जी जो आपने 3 एज ब्रैकेट दिया, बेसिकली एज की अभी बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, एक मापदंड नहीं होता है, क्योंकि आज की डेट में हम ये भी देख रहे हैं कि 60 साल के ऊपर भी लोग इक्विटी एक्सपोजर ले रहे हैं, जो कि ऑटो चॉइस एक्टिव चॉइस पे जा रहे हैं। तो बेसिकली इट विल ऑल डिपेंड कि मेरा रिस्क एपिटाइट कैपेसिटी कितना है, कि मैं एक्सपोजर इक्विटी पे ज्यादा लगाना चाहूंगा कि कम लगाना चाहूंगा। बट एक चीज और बताना चाहूंगा, ये देखा गया है इक्विटी पे जो लोग 4 से 5 साल के ऊपर रहते हैं तो इक्विटी उनको अच्छा रिटर्न देता है। बट हम किसी को कभी एडवाइज नहीं करते हैं कि आप इसमें लगाइए उस पर लगाइए, ये डिपेंड करेगा एक सब्सक्राइबर का अपना रिस्क एपिटाइट को लेके। So age is really not a matter of concern. Basically, I would rather say, but एक कहावत है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मैं शायद जितने उम्र की बनते जाऊंगा मेरा रिस्क एपिटाइट कम हो जाता है, तो मैं इक्विटी में ज्यादा नहीं लगाऊंगा, रादर मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्क एवर्स है, रिस्क इतना नहीं लगता लोगों को, तो उसमें जाते हैं। दैट इज व्हाट द ट्रेंड सेज। और दूसरे जो आपने पूछा, सेकंड क्वेश्चन यू आस्क्ड, व्हाट वाज दैट? एक्टिव चॉइस में, कि ऑटो और एक्टिव चॉइस में आप कब बदलाव कर सकते हैं? किसी ने मान लीजिए अगर इस तरह की स्कीम का चुनाव किया हुआ है। जी बताइए। नहीं, आप ऑटो से एक्टिव आ सकते हैं, एक्टिव से ऑटो भी आ सकते हैं, आपके उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑलराइट, साल में 4 बार आपको एक प्रोविजन दिया हुआ है कि आप साल में 4 बार चेंज कर सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न। और जो पेंशन फंड मैनेजर आप चूज करते हैं, पेंशन फंड मैनेजर आप चूज करते हैं, वो साल में एक बार ही चेंज कर सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो आपने चूज किए हैं वो आप साल में 4 बार चेंज कर सकते हैं। बट फिर भी हमने ये एनवेलपमेंट किया, बट हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप कोई भी सब्सक्राइबर साल में 4 बार चेंज करके इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज करके एक्सपेरिमेंट करें। नहीं, अगर उसको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, इट्स बेटर दैट ही रेस्ट्रिक्ट्स हिमसेल्फ टू वन और ट्वाइस मैक्सिमम। बट हमने एनवेलपमेंट करके रखा है। तो अनंत जी, ये जो बदलाव हम करते हैं इस पर क्या कोई फीस भी लगती है? नहीं, इस पे कोई फीस नहीं लगता है, बट यस if there is a conversion, then there are some NAV में जो आपका चेंज होता है उसमें जो भी डिफरेंस होता है वो लगेगा। ऑलराइट, चलिए, आपसे और भी सवाल पूछने एनपीएस को लेकर, लेकिन उस बीच एक जल्दी से व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पे फ्लैश करवा रही हूँ। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर अपने सवाल, खासतौर से क्योंकि हम एनपीएस की चर्चा कर रहे हैं, अगर आपको भी नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर कोई सवाल हमसे पूछने हैं तो झटपट अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और आपके सवाल हम शो में शामिल करेंगे। एनपीएस की पाठशाला हम लगातार हर हफ्ते अपने शो पर लगाते हैं और इसके ज़रिए हमारी मंशा बस यही है कि जो भी निवेशक एनपीएस में निवेश जो कर चुके हैं या करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको लंबे लॉक इन तक रहना पड़ता है, ख़ासतौर से क्योंकि मकसद ही इसका रिटायरमेंट की बात की ज़िंदगी है, तो बहुत ज़रूरी है कि इतना लंबा लॉक इन रखा जाए और लोग इतने लंबे लॉक इन तक उसमें शामिल भी रहें। लेकिन कोई ऐसे कारण है या वजह है जिसके तहत आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं? मेरे ख्याल से शायद 5 या 7 साल के बाद आप कुछ विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एनपीएस, देखिए, एनपीएस इज ए रिटायरमेंट प्रोडक्ट, इट्स ए रिटायरमेंट सॉल्यूशन। अगर जैसे आपने कहा कि लंबे अवधि तक आप कोई अगर सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं तो उनके लिए
अच्छा कॉर्पस नहीं बनता है। अगर अच्छा कॉर्पस नहीं बनेगा तो रेस्पेक्टेबल एक पेंशन नहीं मिलेगा। तो हमारी ये मकसद है कि बिकॉज एनपीएस इज ए पेंशन प्रोडक्ट, तो आप इसमें इन्वेस्ट रहिए, जितना दिन आप रह सकते हैं, आप आपके पास कैपेसिटी है, आप रहिए। बट देयर आर प्रोविजंस जिसमें कि वो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। जैसे 3 साल के बाद वो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 25% ऑफ देयर ओन कंट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट किया, नॉट द रिटर्न्स जनरेटेड, 25% ऑफ द ओन कंट्रीब्यूशन को वो विड्रॉ कर सकते हैं। और ये पूरे लाइफ टाइम में 3 बार वो ये फैसिलिटी को अवेलेबल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। बट जहां तक एग्जिट की सवाल है, 5 साल के बाद आदमी को अगर बहुत ज्यादा नेसेसिटी है 5 साल बाद वो एग्जिट कर सकते हैं। देखिए एग्जिट 2 तरीके का होता है। एक होता है नॉर्मल एग्जिट, जो कि अपना रिटायरमेंट एज की बात होता है, जो और एक होता है प्रीमेच्योर एग्जिट। प्रीमेच्योर एग्जिट हम उसको कहते हैं कि जो 60 साल या जो भी रिटायरमेंट एज उनकी है, जहां भी वो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसकी पहले अगर वो निकलना चाहते हैं तो हम उसको प्रीमेच्योर एग्जिट कहते हैं। नॉर्मल एग्जिट पे मैंने आपको बताया था कि 60% वो कैश ले सकते हैं और 40% मैंडेटरी वो एन्युटी पे जाएगा। और एक प्रोविजन ये भी है, अगर वो चाहते हैं कि मेरे को 60% की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, हमने देखा है कि लोग जब नौकरी करते हैं उनको जीपीएफ मिलता है, बाकी सारा बहुत सारी चीजें मिलती है कि जो लास्ट मोमेंट में रिटायरमेंट उनको मिलता है। तो हमने ये देखा कई बार कि लोगों को रिटायरमेंट के टाइम में पूरा 60% लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो देयर इज आल्सो प्रोविजन कि वो 100% तक, 40 तो मिनिमम है, 40 के ऊपर वो कितना भी अप टू 100% वो जमा कर सकते हैं एन्युटी पे, और एन्युटी ले सकते हैं अगर उतना अमाउंट का कैश की जरूरत नहीं है तो। बट अगर वो प्रीमेच्योर एग्जिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो फिर 80% आपका मैंडेटरी एडवर्टाइज होता है। एन्युटी इज ए पेंशन प्रोडक्ट, जो कि नॉर्मली लोग जो लाइफ इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं। हमारे पास 14 ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है जो कि एम्पलेड है, जहां से वो एन्युटी ले सकते हैं। और वो क्या होता है, 80 और 20% हो जाता है। 80% एन्युटी में चला जाता है, 20% कैश मिलता है। और अगर वो मान लीजिए बाई चांस उनकी किसी दुर्भाग्यवश कारण की वजह से उनकी डेथ हुआ, तो सारे का सारा पैसा जो है नॉमिनी को कैश पे मिल जाता है। तो ये एक हमने एनाउंसमेंट किया है। बट गवर्नमेंट ने तो इसके लिए रूल वही है जो 80-20 की मैंने बताया था, वही है 80-20 के हिसाब से वो रहेगा। और अभी हमने और भी किया है कि हमने पहले 60 से 65 किया था, हमने 70 किया एनपीएस पे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि लोग इवन 60 की बात भी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 60 की बात भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि दूसरे जगह पे नौकरी कर रहे होंगे, जो भी कुछ काम कर रहे होंगे, उनको भी एनपीएस पे जोड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, अभी जो है उसको 70 तक हमने रख दिया अभी वो ज्वाइन करने के लिए, और 75 तक हम वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं एनपीएस पे। मतलब आप अगर चाहते हैं आप कंटिन्यू करिए, ऑटोमेटिक कंटिन्यू होगा एनपीएस पे, आप 75 तक इन्वेस्टेड होके रह सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए जो जिसका हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ रहा है, तो नेचुरली लोग ज्यादा दिन के लिए जी रहे हैं, और अच्छी बात है। तो 75 तक हमने इस पे एनावेलमेंट कर दिया कि वो 75 ईयर तक वो रह सकते हैं। और जो डेफरमेंट है एन्युटी परचेज की, उसको भी हमने 75 ईयर तक कर दिया है टिल एग्जिट। और जो लमसम अमाउंट हम देंगे 60% हुआ, हाँ, जो भी उनको लेना है वो इंस्टॉलमेंट की तरह भी ले सकते हैं, अप टू 75 ईयर्स। ओके, क्या चलिए मतलब आप तो पूरा काफी 60% का कोई जरूरत नहीं है, तो आप 10 साल में उसको ले लीजिए इंस्टॉलमेंट में।
समझ गए। चलिए, इसी के साथ हमें एनपीएस की आज की पाठशाला के इस एपिसोड को यहीं पर फिलहाल आपके साथ खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आनंद जी, इतने विस्तार से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों को इतनी बारीक जानकारी दी है एनपीएस में निवेश करने को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।